नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे जुलाई 3rd वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको। ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा और इसमें पार्ट 1 कवर होगा और पार्ट 2 के लिए एक और वीडियो आएगा। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई 3rd वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने अपने 60 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स बनाने की घोषणा करी है। तो रिसेंटली ये जो घोषणा है वो लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी ने करी है। तो ये लद्दाख के सातों डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स बनेगी। ये आप लद्दाख का मैप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एक कारगिल और एक लेह। लेकिन अप्रैल 2026 में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं जिनमें द्रास, शाम, नुब्रा, जास्कर और चांगथांग है। और अब इन सातों डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनॉमस हिल काउंसिल बनेगी और इसके अंतर्गत आर्टिकल 371 में एक यूटी लेवल बॉडी बनेगी जो यहाँ के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को हैंडल करेगी। बात करें लद्दाख की तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है विजय कुमार सक्सेना, जो कि यहाँ के 4th लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना था 2019 में, जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन किया गया था। लद्दाख में केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क और ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया है कि वो 20% टैरिफ जो है वो लगाएंगे सभी कार्गो शिप पे जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करती है। तो देखिए, रिसेंटली हुआ क्या था कि ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है वो फिर से शुरू हो गई थी और इसके बाद यूएस ने और ईरान ने दोनों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट कर दिया था। तो क्योंकि वहां से शिप्स पास नहीं हो रही थी तो यूएस कह रहा था कि यूएसए शिप्स को पास होने में मदद करवाएगा, लेकिन इसके लिए वो 20% टैरिफ लेगा। तो ये यूएसए ने रिसेंटली 20% टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में इसे विड्रॉ कर दिया था क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट किया था। ये आप यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान और ओमान के बीच में ये स्ट्रेट है और इधर आप देख सकते हैं ये पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशियन से जोड़ती है। बात करें यहाँ पे ये युद्ध कब शुरू हुआ था तो ये 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो कि यूएसए और इजराइल द्वारा जो बमबारी की गई थी ईरान की, उसको ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया था। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसका नाम था ऑपरेशन नसर और ऑपरेशन नसर 2.0। इसके अलावा अभी भी ये जो युद्ध है वो चल रहा है और ईरान ने यहाँ पे बहुत सारे देशों की बमबारी करी थी जिनमें कुवैत, कतर, यूएई, इन सभी पे बॉम्ब भी ईरान ने दागे थे। अगला सवाल है कि 9 दिनों की एक रथ यात्रा रिसेंटली शुरू हुई है। ये इंडिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। तो इसमें पूछा गया है कि ये आयोजन किस राज्य में रिसेंटली किया गया है। तो देखिए, जो ये रथ यात्रा है ये ओडिशा का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में जो लॉर्ड जगन्नाथ है, जिन्हें भगवान कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने बड़े भाई बलभद्र और सिस्टर सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी टेम्पल से गुंडीचा टेम्पल जाते हैं और वहाँ कुछ दिन तक रहते हैं और 9वें दिन जब वो वापस आते हैं तो उस यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। बात करें ओडिशा की तो ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। यहाँ पर दो नेशनल पार्क्स है जो कि सिमलीपल और भीतरकनिका है। दो यहाँ पे टाइगर रिजर्व है जो कि सिमलीपाल और सतकोशिया है। अगला सवाल है कि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक स्कीम का नाम चेंज करके दिल्ली लक्ष्मी योजना कर देंगे। इस स्कीम के तहत 2500 रुपए की असिस्टेंट जो है वो एलिजिबल फीमेल बेनिफिशियरीज को दी जाती है। तो अब पूछा गया है कि इससे पहले इसका नाम क्या था स्कीम का। तो स्कीम का जो नाम है वो महिला समृद्धि योजना था। इसके तहत 2500 रुपए की असिस्टेंट दी जाती थी महिलाओं को। अब इसका नाम जो है दिल्ली लक्ष्मी योजना किया गया है। यहाँ पे एक और स्कीम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि। ये देखिए हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम है जिसके तहत 1500 रुपए दिए जाते हैं प्रत्येक महिला को 18 साल से ऊपर, जिसकी भी एज है उसको ये दिए जाते हैं।
अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से व्यक्ति का की हंगर स्ट्राइक है जंतर मंतर में, जिसको अब 21 दिन पूरे हो चुके हैं। तो और ये जो प्रोटेस्ट है वो कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो रिसेंटली देखिए जो सोनम वांगचुक है, इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक शुरू करी थी जंतर मंतर दिल्ली में, और इसको अब 21 दिन पूरे हो चुके हैं। हालांकि अब इन्हें जो है वो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, और वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया है कि इनकी हालत काफ़ी नाजुक है। तो ये जो प्रोटेस्ट है ऑर्गेनाइज हुआ था क्योंकि रिसेंटली जो एग्ज़ाम लीक्स हुए थे, नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके बाद दो चीज़ें हुई थी। एक, कॉकरोच जनता पार्टी उसकी फॉर्मेशन हुई थी, और उसके बाद इन्होंने जो है वो डिसाइड किया था कि ये प्रोटेस्ट करेंगे अगर जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, वो रेजिग्नेशन अपना नहीं देते हैं। तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया, तो इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसको सोनम वांगचुक ने भी ज्वाइन किया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं। इनके दो जो डिमांड्स है वो थी, एक था रेजिग्नेशन जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, और दूसरा था कि जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लाए जाए। इन्होंने एक चलो संसद मार्च भी जो है ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 20 जुलाई से यानी कल से शुरू होगा। अगला सवाल है कि दो डिश के आकार के रेडियो दूरबीन हैं जो कि स्पेन में लगे हैं। इन्होंने एक शुगर एरिथ्रोलोज इसको फाइंड आउट किया है, ये गैस की फॉर्म में है। तो ये किस गैलेक्सी के सेंटर में स्थित है? देखिए साइंटिस्ट का मानना है कि जो ये शुगर है एरिथ्रोलोज, ये लाइफ को इवॉल्व करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसने प्ले किया था। तो दुनिया में जो लाइफ इवॉल्व हुई थी एनिमल्स की, हमारी ह्यूमन बींग्स की, तो इसमें इस शुगर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, और रिसेंटली इसकी खोज गैस की फॉर्म में हुई है मिल्की वे गैलेक्सी, यानी जिस गैलेक्सी में हम और हमारा सोलर सिस्टम रहता है, उसी में इसकी खोज हुई है। तो साइंटिस्ट इसे एक काफ़ी बड़ी डिस्कवरी मान रहे हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक हाई लेवल डेलीगेशन ने विजिट किया है स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ को, ताकि इंडिया के जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा डीप हो सके, और जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया जा सके। तो इसको हेड कौन कर रहे हैं? तो देखिए हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिस्टर पीयूष गोयल जी, ये इस डेलीगेशन को हेड करेंगे, और ये वहाँ जाके बहुत सारी बिजनेस के रिगार्डिंग जो मीटिंग्स है वो करेंगे, जिससे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए पैदा होगी। यूरोप का मैप आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे है फिनलैंड, ये यहाँ पे है बेल्जियम, और ये यहाँ पे है स्पेन। तो इन तीनों की विजिट पीयूष गोयल जी करेंगे। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक लड़की बहन स्कीम है, तो ये किस राज्य की है जिसके तहत जिसमें 92 लाख जो बेनिफिशियरी है उनको रिमूव कर दिया गया है, वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले सकते। देखिए इसका रीज़न जो है वो बताया गया है कि जो ई केवाईसी है, यानी नो योर कस्टमर, वो किसी की पूरी नहीं है। इसके अलावा जो एक थ्रेशोल्ड होता है मिनिमम इनकम का, वो क्रॉस उन्होंने किया है, और इसी कारण जो 92 लाख लाभार्थी है उनको इस स्कीम से हटा दिया गया है। तो ये जो स्कीम है ये महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च की गई थी। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से यूएस सेनेटर हैं जिनकी अभी अचानक से मृत्यु हो गई है, और इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बार टारगेट किया था। तो रिसेंटली ये लिंडसी ग्रैम हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी अच्छे मित्र हैं, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो इन्होंने इंडिया को बहुत बार टारगेट किया था फॉरेन पॉलिसी को लेके, रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप यहाँ पे इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। लिंडसे ग्राम की अगर बात करें तो इनको जो है वो टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट रशिया द्वारा 2024 में डिक्लेयर किया गया था। यूएसए के जो विदेश मंत्री है वो है मार्को रूबियो, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहा जाता है, और सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी डिफेंस मिनिस्टर वो है पीट हेगसेथ। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से आइलैंड का इशू है जो कि डिस्कस किया गया था ड्यूरिंग द मैच ऑफ जो यूके और अर्जेंटीना का फुटबॉल मैच हुआ था, इस मैच के दौरान डिस्कस किया गया था। देखिए रिसेंटली यूके और अर्जेंटीना का मैच हुआ था, और इस मैच में जो अर्जेंटीना ने यूके को हरा दिया फुटबॉल के मैच में। तो जब ये मैच ख़त्म हुआ तो उसके बाद
झंडे फहराए गए अर्जेंटीना के लोगों द्वारा फॉकलैंड आइलैंड के इशू को लेके। देखिए, फॉकलैंड आइलैंड का जो विवाद है ये बहुत पुराना है। जब अर्जेंटीना आज़ाद हुआ था तो उन्होंने इन आइलैंड को हेरिट किया था। ऐसा ये मानते हैं कि ये स्पेन से इन्होंने इनहेरिट किया था और इस पर इनका कब्जा होना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन जो है वो 1833 से यहाँ पे राज कर रहा है और ब्रिटेन चाहता है कि ये इस यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी बन के रहे। इसी के रिगार्डिंग 1982 में इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, जिसमें यूके ने इन आइलैंड को दोबारा से कैप्चर किया था। 2013 में यहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें 99.8% वोटर्स ने ये चूज किया कि वो यूके की ओवरसीज टेरिटरी बन के रहना चाहते हैं। ये आप फॉकलैंड आइलैंड यहाँ पे देख सकते हैं। ये अर्जेंटीना है और इसके बिल्कुल कोस्ट के साथ ही फॉकलैंड आइलैंड्स है। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडिया ने जो है एक दिन का शोक घोषित किया है फॉर्मर अमीर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी की रिस्पेक्ट में। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है और एक दिन का शोक इंडिया ने अनाउंस किया है। तो ये किस देश के पूर्व अमीर थे? तो ये कतर के पूर्व अमीर थे। देखिए, अमीर जो है वो कतर की हाईएस्ट पोजीशन होती है और ये हाईएस्ट पोजीशन पे थे और रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। अगला सवाल है कि एक वाटर मैनेजमेंट की रेटिंग है जो कि न्यूज़ में थी। इसमें इंडिया को हाईएस्ट वाटर रिस्क कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो ये वाटर मैनेजमेंट रेटिंग जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो देखिए, ये जो रेटिंग है ये मूडीज द्वारा रिलीज की गई है। मूडीज, फिच और S&P यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, ये तीनों जो है इनको टॉप 3 के नाम से जाना जाता है और ये टॉप 3 रेटिंग एजेंसी है वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड बताती है कि लोगों को किन देशों में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी कंट्रीज जो है वो काफ़ी स्टेबल है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए, मूडी ने रिसेंटली बताया कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेश वाटर के रिजर्व है वो केवल 4% है। इसीलिए इंडिया जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी में है जब वाटर मैनेजमेंट की बात आती है। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं यूलिया सेवेरिडेंको, जिन्होंने स्टेप डाउन किया है, मतलब इस्तीफा दे दिया है अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से। तो रिसेंटली जो यूक्रेन है, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है कीव और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला सवाल है कि ECI नेट ये क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था? क्या ये एक वन एंड ऑल पोर्टल ऑफ ECI है या पोर्टल लॉन्च बाय सुप्रीम कोर्ट है या ये गवर्नमेंट की नई स्कीम है इंटरनेट सर्विस को लेके? तो देखिए, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि ये एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसके अंतर्गत इनके सारे के सारे पुराने ऐप्स जो है वो इकट्ठा एक जगह पे दिखाए जाएंगे। तो ये वन एंड ऑल पोर्टल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसके तहत जो 40 इलेक्शन ऐप्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जैसे वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल, KYC, वोटर टर्नआउट आदि सबको एक ही ऐप के तहत शामिल किया जाएगा और इसका नाम होगा EC नेट। अगला सवाल है कि कौन से फॉर्मर 100 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं जो कि वर्तमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट है और अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए लड़ेंगे। तो देखिए, वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स के वो है सेबेस्टियन को और ये जल्दी ही इनकी टर्म एक्सपायर होने वाली है। तो जो इंडिया के अडीले जे समारीवाला है जो कि महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं, इन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया है कि ये प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए फाइट करेंगे और प्रेसिडेंट का इलेक्शन रिसेंटली लड़ेंगे। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है देवेंद्र फडणवीस। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से प्लेयर जो है वो तीसरे प्लेयर बने हैं डियागो माराडोना जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं और काइलियन मबापे जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं, इनके बाद जिन्होंने एक ब्रेस स्कोर किया है कंजिक्यूटिव नॉकआउट गेम्स में। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स है। जब हम नॉकआउट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसी गेम्स जहाँ पर अगर आपकी हार होती है तो आप जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब है कि एक के बाद एक,
और ब्रेस का मतलब होता है कि लगातार 2-2 गोल दागना। तो रिसेंटली जो जूड बेलिंगम है, ये जो है वो यूके इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने नॉर्वे और मेक्सिको 2 टीमों के खिलाफ जो है वो लगातार मैचों में लगातार 2-2 गोल गोल किए और इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। तो ये तीसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने ऐसा किया है। डियागो माराडोना जो कि अर्जेंटीना के फेमस प्लेयर है और काइलियन मबापे फ्रांस के फेमस प्लेयर इनके बाद। और इन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचाया, हालांकि सेमीफाइनल में जो इंग्लैंड है उसको अर्जेंटीना के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अगला सवाल है कि रिसेंटली किस प्लेयर ने मेन सिंगल टाइटल जो विंबलडन 2026 का है उसे जीत लिया है। तो रिसेंटली जो फाइनल हुआ था वो जेनिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव के बीच में हुआ था विंबलडन 2026 का। और जेनिक सिनर जो कि इटली के प्लेयर है, इन्होंने ये खिताब जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी के एक प्लेयर है, इनको हराकर। बात करें नोवाक जोकोविच की, तो ये एक सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और कार्लोस अल्कारेज जो है वो एक स्पेनिश टेनिस प्लेयर है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसने विंबलडन 2026 का वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। तो वुमेन सिंगल टाइटल की बात करें तो ये लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच में हुआ था और ये दोनों चेक रिपब्लिक की प्लेयर्स हैं। तो इसमें जो है लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुचोवा को हराकर ये खिताब रिसेंटली जीता है। बात करें ग्रैंड स्लैम्स की, तो ग्रैंड स्लैम जो है वो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं और ये टेनिस के सबसे फेमस टूर्नामेंट्स होते हैं। बात करें ये कब शुरू हुए थे, तो 1877 में सबसे पहला जो टेनिस का टूर्नामेंट था और सबसे पुराना जो है वो विंबलडन है जो कि 1877 में शुरू हुआ था। इसके बाद यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ था। फ्रेंच ओपन जिसे रोलैंड गैरोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे किस ग्रैंड स्लैम को रॉल एंड गैरोस कहा जाता है, तो ये फ्रेंच ओपन है, इसे रॉल एंड गैरोस भी कहा जाता है। जो फ्रेंच ओपन है ये 1991 में शुरू हुआ था और सबसे लेटेस्ट जो शुरू हुआ था वो था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 1905 सॉरी ये 1991 नहीं 1891 में शुरू हुआ था फ्रेंच ओपन और 1905 में शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन की जब बात होती है तो ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं जिसे ग्रीन सेट के नाम से भी जाना जाता है। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं ग्रीन सेट्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट्स पे खेला जाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्ले। तो जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले के ऊपर खेला जाता है और यहाँ पे आप ग्रास देख सकते हैं। तो विंबलडन जो है वो ग्रास के ऊपर खेला जाता है। अभी जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन खत्म हो चुके हैं और अब यूएस ओपन आखिरी टूर्नामेंट होगा इस साल का टेनिस का। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से ग्रैंड मास्टर जो है वो 98th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अश्वथ एस है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये इंडिया के 98th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले अरुण्या घोष जो है वो 95th, एथान वाद जो है 96th, हर्षवर्धन जी भी जो है वो 97 ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के। और रिसेंटली अभी आज ही न्यूज़ आई है कि जो वीएस रत्नावेल है वो 99 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं और ये भी तमिलनाडु से ही है। तो इंडिया जो है वो जल्दी 100 ग्रैंड मास्टर टाइटल हासिल करने वाला देश बन जाएगा। बात करें ग्रैंड मास्टर के टाइटल की, तो ये दिया जाता है फिडे द्वारा जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जो कि चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अगर ग्रैंड मास्टर की जो टाइटल है वो किसी प्लेयर ने अचीव करना है तो उसके लिए एक रेटिंग होती है और इस रेटिंग में 2500 फिडे पॉइंट्स होने चाहिए और तभी ये जो टाइटल है किसी एक प्लेयर को मिलता है। और ये जो टाइटल है वो लाइफ लॉन्ग है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रेटिंग 2500 से कम आती है तो आप ये टाइटल लूज करोगे। ये टाइटल लाइफ लॉन्ग है और हमेशा रहेगा। बात करें फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की दुनिया के, तो ये जो टाइटल है वो 1950 में पहली बार दिया गया था और 27 प्लेयर्स को एक साथ ये दिया गया था। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथन आनंद
इन्हें 1988 में ये जो अवार्ड है ग्रैंड मास्टर का वो दिया गया था। ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला सवाल है कि एक थीम है रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। तो ये जो थीम है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का है, जो किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जब हम बात करें तो ये बेसिकली 1987 में इसकी घोषणा की गई थी कि ये दिन मनाया जाएगा, और पहली बार 11 जुलाई 1990 को ये पॉपुलेशन डे पहली बार मनाया गया था। बात करें दुनिया की पॉपुलेशन की, तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 8.3 बिलियन यानी 830 करोड़ है। और इंडिया जो है वो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया ने 2023 में चाइना को पीछे छोड़ा था, और वर्तमान में जो चाइना की पॉपुलेशन है 1.44 और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.47 बिलियन है यानी 147 करोड़ है। तो ये जो पॉपुलेशन डे है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, और ये 1990 से मनाना शुरू हुआ था। ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन और इसकी एजेंसीज द्वारा, जैसे यूनाइटेड नेशन FPA यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इनके द्वारा ये मनाया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सी इंडियन सिटी है जो कि इंक्लूड की गई है टॉप 10 सिटीज में, जो कि टाइम आउट द्वारा रिसेंटली एक हैप्पी इंडेक्स 2026 लॉन्च किया गया था। तो इसमें जो है वो जयपुर सिटी को शामिल किया गया है, और ये 6 नंबर पर रही है। बात करें हैप्पी सिटी इंडेक्स की, तो रिसेंटली ऐसे 2 इंडेक्स रिलीज हुए थे। एक है टाइम आउट का इंडेक्स, जो ये जुलाई 2026 में रिलीज किया गया था, और ये मई 2026 में रिलीज किया गया था, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। एक है टाइम आउट द्वारा। टाइम आउट का जो इंडेक्स है इसमें नंबर 1 सिटी है बाथ, इंग्लैंड की, और इसमें छठे स्थान पर है जयपुर, जो कि इंडिया की सिटी है। जो दूसरा हैप्पी सिटी इंडेक्स है वो इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ द्वारा रिलीज किया जाता है, और मई में ये रिलीज हुआ था। इसमें नंबर 1 सिटी है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। इसमें कोई भी सिटी जो है टॉप 50 में इंडिया की शामिल नहीं है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, तो ये इंडिया के फेमस शहनाई वादक है, शहनाई बजाते थे। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये जो पुरस्कार है ये 2006 में शुरू किया गया था, और इस साल ये मिला है रणछोड़ लाल गोस्वामी को। बात करें आर बैरामुथु की, तो आर बैरामुथु को इस साल का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1961 में शुरू किया गया था, और जो मलयाली राइटर हैं जी शंकर कुरूप, इनको ये सबसे पहले दिया गया था। इसके अलावा ममता कालिया जो कि ऑप्शन में है, ममता कालिया को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी भाषा में, जो इन्होंने मेमोयर लिखा था जिसका नाम है जीते जी इलाहाबाद। तो जीते जी इलाहाबाद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी भाषा के लिए। और नवतेज सरना, इनको इंग्लिश भाषा के लिए जो इनकी राइटिंग है नॉवल है क्रिम्सन स्प्रिंग, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो ये 1954 से शुरू हुए थे और 1955 में पहली बार दिए गए थे, सबसे पहले दिए गए थे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। इनमें 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं, और 2 भाषाएं हैं, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी। अगला सवाल है कि किस प्लेस पर ग्लोबल AI समिट 2027 जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये रिसेंटली घोषणा की गई थी कि ये जेनेवा में ग्लोबल AI समिट 2027 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया में भी एक ऐसा समिट होता है जिसको इंडिया AI समिट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि इंडिया की पहली डेडिकेटेड ICMR सेंटर, ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च, जो कि 1911 में बना था, और 1949 से इसका नाम इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है। तो ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च जो है कहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो रिसेंटली ये जो घोषणा है वो JP नड्डा जी ने की थी, जो कि हमारे मिनिस्टर फॉर
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, गुजरात से राज्यसभा सांसद है और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने घोषणा की थी कि ये किलोंग यानी ऑप्शन ए में जो ये सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च है ये बनेगा। इसमें ऐसा देखा गया है कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ये इसके रिगार्डिंग रिसर्च करेगा। मेडिसिन जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन होगी उनके बारे में ये बताएगा, और पब्लिक हेल्थ किस तरीके से मैनेज की जाए, कैसा जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग इस पे ये रिसर्च करेगा और अपनी रिपोर्ट्स देगा, अपनी जानकारी ये साझा करेगा। तो ये केलोंग में बनेगा जो कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है कि किस दिन वुमेन्स क्रिकेट टीम्स जो है एक टेस्ट मैच खेलेगी पहली बार लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में, जिसे मक्का ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि 10 जुलाई से ये मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में। तो ये इंडिया और इंग्लैंड की वुमेन टीम्स हैं जो कि ये मैच खेलेगी, और अब तक इसका रिजल्ट भी आ चुका है। इस मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया है। और यहाँ पे पूछा गया है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पहला जो मैच है वो 1884 में पहला टेस्ट मैच मेंस का खेला गया था। इसमें इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और बात करें सबसे पहले टेस्ट मैच की, तो सबसे पहला टेस्ट मैच जो है वो 1877 में मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें इंग्लैंड को हरा दिया था। अगला सवाल है कि मॉस्पी मॉस्पी यानी मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने किस स्टेट में किस स्टेट को जो है वो वेल्थिएस्ट स्टेट इन इंडिया डिक्लेयर किया है एज पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो देखिए रिसेंटली ये रैंकिंग सामने आई थी और इसमें सिक्किम को जो है वो सबसे धनी राज्य इंडिया का बताया गया। इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो है 7,07,179 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें सबसे पुअर स्टेट जो है वो बिहार को बताया गया था, जहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 68,000 68,000 के आसपास है। बात करें सेकंड रैंकिंग में, तो सेकंड नंबर पे गोवा है इसमें सिक्किम के बाद, और थर्ड नंबर पे दिल्ली इसमें शामिल है। अगला सवाल है कि एशिया का लार्जेस्ट एयर शो जिसका नाम है एरो इंडिया 2027, ये 2027 में कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो देखिए इसकी घोषणा हो चुकी है कि ये बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में। ये यहाँ पर देखिए बहुत सारे हथियारों का एग्जीबिशन होता है। इसमें इंडिया अपने हथियार एग्जिबिट करता है दुनिया के सामने, और दुनिया के काफ़ी हथियार जो है यहाँ पर आकर एग्जिबिट किए जाते हैं। तो ये बेंगलोर जो कि कर्नाटक की राजधानी है वहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, और बेंगलुरु जो है वो इसरो का हेडक्वार्टर भी है। अगला सवाल है कि कौन सी आईआईटी है जिसने डेवलप किया है इंडिया का लार्जेस्ट मॉडर्न लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम। तो देखिए ये लार्जेस्ट जो लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम है ये रिसेंटली डेवलप किया गया है आईआईटी मंडी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये 1950 से बनना शुरू हुए थे। ये बनाए गए थे नलिनी रंजन प्रकाश कमेटी की सिफारिश पर। और सबसे पहले 1950 में जो आईआईटी बना था वो बना था आईआईटी खड़गपुर, और ये खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। आईआईटी खड़गपुर से जो सुंदर पिचाई है जो कि अल्फाबेट के सीईओ है इस टाइम पे, वो भी पढ़े हैं। इसके अलावा 1958 में जो है वो सेकंड आईआईटी बना था, वो बना था आईआईटी बॉम्बे। इस आईआईटीज़ की जब हम बात करें तो 1961 में एक एक्ट लाया गया था, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। तो आईआईटीज़ को जो रेगुलेट किया जाता है वो इस एक्ट के तहत किया जाता है, और इनका जो ओवरऑल कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर होता है। वैसे ये ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है जो अपना करिकुलम और बाकी चीज़ें खुद से रेगुलेट करती है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इंडिया में 23 आईआईटीज़ हैं, और सबसे लेटेस्ट जो आईआईटी है वो आईआईटी गोवा बनी थी 2016 में। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने कंडक्ट किया है फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट एंड वर्टिकल लैंडिंग अपने एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट की। देखिए रीयूजेबल का मतलब है जिसे बार बार या दोबारा यूज़ किया जा सके।
इनके इस रियूजेबल रॉकेट का नाम है RV-X। तो ये जापान द्वारा यूज़ किया गया है, इनकी जो स्पेस एजेंसी है जेक्सा द्वारा। और जेक्सा की बात करें तो इन्होंने लकड़ी से बना हुआ पहला सैटेलाइट भी लॉन्च किया था, जिसका नाम था लिग्नो सैट। अगला सवाल है कि यूपी महिला उद्यम निधि योजना, जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है, इसमें मैक्सिमम लोन कितना दिया जाएगा एलिजिबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए? तो देखिए, इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% रहेगा और काफ़ी सस्ते लोन यूपी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और इसमें जो लिमिट है वो है 10 लाख की। तो ये रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की थी। यूपी की बात करें तो यूपी के जो सीएम हैं वो है योगी आदित्यनाथ जी। और इसके अलावा यूपी में कुछ नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व है, पिलभीट टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है और रानीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। अगला सवाल है कि रिसेंटली ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 रिलीज की गई थी। ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा रिलीज की गई थी। इसमें इंडियन एयरफोर्स को कौन सी रैंक दी गई है? तो देखिए, इसमें इंडियन एयरफोर्स को तीसरी रैंक दी गई है। तो यहाँ पे इंडिया की जो एयरफोर्स है उसने चाइना की एयरफोर्स को पछाड़ा है। नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे रशिया और नंबर 3 पे इंडिया को जगह इसमें दी गई है। अगला सवाल है कि कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 को? तो रिसेंटली ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था और इसमें जो सिंगापुर है, सिंगापुर जो है वो नंबर 1 कंट्री इसमें रही है। अगला सवाल है कि रिसेंटली कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है, इसको वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी डिक्लेयर किया गया है एज पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। तो ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो देखिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिसेंटली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया है और ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। तो इन्होंने ये रिसेंटली रिलीज करा था। बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो न्यू दिल्ली है वो इसमें 120वें स्थान पर थी और ये इंडिया की नंबर 1 थी, लेकिन ओवरऑल 120वें नंबर पर थी। 121 पर मुंबई और 123 पर इसमें कोलकाता, बाकी शहर इसमें सम्मिलित थे। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसने ये कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 64 टीमों के साथ खेला जा सकता है और वर्तमान में इसमें केवल 48 टीमें हैं। तो देखिए, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था वो खेला गया था 32 टीमों के साथ, लेकिन 2030 के वर्ल्ड कप में इनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर 48 कर दी गई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें 64 टीमें भी शामिल हो सकती है। तो ये कहा है जियानी इन्फेंटिनो ने। देखिए, जियानी इन्फेंटिनो जो है वो प्रेसिडेंट है फीफा के और ये 2016 से प्रेसिडेंट है। तो लगभग इनको 10 साल से ऊपर का समय एज ए प्रेसिडेंट हो चुका है। तो इन्होंने ये कहा है कि 64 टीमें शामिल हो सकती हैं 2030 फीफा वर्ल्ड कप में। बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2030 की, तो ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप होगा जो 3 कॉन्टिनेंट्स में और 6 कंट्रीज में खेला जाएगा। 3 कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका, जिसमें जो है उरुग्वे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटरनरी सेलिब्रेशंस, क्योंकि 100 साल पूरे हो जाएंगे फीफा को, तो इसका सेटरनरी सेलिब्रेशन होगा उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में। यहाँ पर एक एक मैच जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2030 का शुरू का खेला जाएगा। इसके अलावा बाकी मैच जो है वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होंगे। इसमें मोरक्को जो है वो अफ्रीकन कंट्री है, पुर्तगाल और स्पेन जो है यूरोपियन कंट्रीज है। बात करें 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की, तो ये भी डिक्लेयर हो चुका है कि ये सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा। अगला सवाल है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है एसआईटी को, जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, जो कि जो दुरुपयोग हुआ है फंड्स का, इन अप्रोप्रिएशन मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है राम टेम्पल जन्मभूमि में। तो इसको कौन सी एसआईटी प्रोब कर रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट रिसेंटली मांगी है? इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड वर्तमान में कौन है? तो देखिए, ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई थी जब राम मंदिर में पैसों की चोरी वगैरह हुई थी। तो ये विजय विश्वास पंत, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है,
और वर्तमान में डिविजनल कमिश्नर हैं लखनऊ के। इनके अंडर ये कमेटी बनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस कमेटी से रिपोर्ट भी मांगी है। अगला सवाल है कि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने अ, एक स्कीम का नाम चेंज किया है, दिल्ली लक्ष्मी योजना। ये हम अ, दिल्ली लक्ष्मी योजना के रूप में, जिसमें 2500 रुपए की असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है फीमेल बेनिफिशियरीज को। तो किस स्कीम का नाम चेंज किया गया है? तो ये स्कीम का नाम है महिला समृद्धि योजना। इस स्कीम का नाम जो है वो चेंज करके अब दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया है। इसके तहत 2500 रुपए की असिस्टेंट दी जाती है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की, तो दिल्ली की जो सीएम है वो है रेखा गुप्ता जी, और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है तरनजीत सिंह संधू। अगला सवाल है कि कौन सी कंट्री के फेमस फुटबॉलर है जेडन एडम्स, जिनकी 25 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। रिसेंटली ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलकर वापस आए थे, जब साउथ अफ्रीका की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। तो उसके बाद इनका जो शव है वो केप टाउन में इनके घर के बाहर एक एरिया में पड़ा हुआ मिला, और ये अभी 25 साल के थे केवल, और 25 साल में ही इनका निधन हो गया। तो ये एक साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे और केप टाउन में इनका शरीर रिसेंटली मिला था। अगला सवाल है कि रिसेंटली सैम नील, इनकी 78 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो ये किस चीज़ से संबंधित थे? तो ये जो है वो एक बहुत ही फेमस एक्टर थे, और इन्होंने जो जुरासिक पार्क मूवीज है इनमें काम किया था, और रिसेंटली अब इनका निधन हुआ है। अगला सवाल है कि कौन सी कंट्री है जिसने बैन किया है आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प एंड आईएमसीआर यानी इस्लामिक मूवमेंट फॉर कंपेनियन ऑफ द राइट्स। तो रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे अटैक लोगों पे हुए थे, और इन अटैक्स को क्लेम किया था आईएमसीआर द्वारा और आईआरजीसी द्वारा। तो यूनाइटेड किंगडम ने इन दोनों को बैन किया है। देखिए, आईआरजीसी जो है वो अ, ईरान की मिलिट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये ईरान की मिलिट्री को रेगुलेट करने वाली बेसिकली हाईएस्ट बॉडी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है ईरान की हाईएस्ट बॉडी है। इसको इसराइल और यूएसए ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी डिक्लेयर किया है। अगला सवाल है कि रिसेंटली 25th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट ऑफ 1947 न्यूज़ में थे। तो ये दोनों किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो देखिए, ईरान ने रिसेंटली घोषणा की थी कि ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो मौत के घाट उतार देंगे। तो अमेरिका में ये डिस्कशन चला था कि अगर ऐसा होता है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मृत्यु होती है, तो इसके बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा? तो इसके बाद जो है वो 25th अमेंडमेंट और प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1947 एक्टिव हो जाएंगे, और इसके तहत सक्सेशन ऑफ पावर्स होगा वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि वर्तमान में है जेडी वेंस। तो प्रेसिडेंट की जो सारी पावर्स है वो जेडी वेंस को चली जाएगी, और प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बन जाएंगे। इसके लिए ना कोई वोटिंग ना कोई इलेक्शन होगा, ये डायरेक्टली और ऑटोमेटिकली ये सक्सेशन ऑफ पावर्स होगा। अगला सवाल है कि कूपटेक्स शोरूम, जो कि रिसेंटली कन्नौर प्लेस न्यू दिल्ली में ओपन किया गया था, ये किस राज्य का फेमस हैंडलूम वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है? तो ये जो है वो तमिलनाडु का फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा आकर एक ही उद्यम करते हैं, और इस उद्यम से सब लोगों को बेनिफिट होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता है, और ये इकट्ठा मिलकर काम करते हैं फॉर अ कॉमन गोल। तो रिसेंटली ये कूपटेक्स शोरूम जो है इन्होंने दिल्ली में ओपन किया है, ताकि तमिलनाडु की जो कारीगरी है और तमिलनाडु के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको एग्जिबिट किया जा सके दिल्ली के अंदर भी। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा हर्बिसाइड है जिसे यूनियन गवर्नमेंट द्वारा बैन किया गया है ओवर द इशू, क्योंकि इससे हजारों लोगों की मृत्यु हो रही थी, कुछ लोग आत्महत्या भी कर रहे थे, और आकस्मिक मौतें इससे सामने आ रही थी। तो देखिए, ये था पैराक्विट डाइक्लोराइड। ये एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड देखिए क्या होता है। हर्बिसाइड होता है जो कि अनवांटेड प्लांट्स, जो कि खरपतवार होती है, खरपतवार को ख़त्म करने के लिए जो हम केमिकल्स डालते हैं ताकि उसे ख़त्म और रोका जा सके। तो ये जो हर्बिसाइड है, रिसेंटली रिसेंटली इस पर बैन लगाया गया था यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इससे बहुत सारे
लोग जब स्प्रे कर रहे होते थे तो उनके हाथों में या स्किन से ये कांटेक्ट हो जाता था, ये वाला केमिकल, और इसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स सामने आ रही थी और इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। अगला सवाल है कि कौन सा देश है, किस देश के साथ इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सेटा और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो है रिसेंटली फोर्स में आया था। तो 2025 में इंडिया और यूके ने ये साइन करा था एग्रीमेंट सेटा और डीसीसी, और रिसेंटली अब ये 15 जुलाई से लागू हो चुके हैं, और रिसेंटली अब ये लागू हो चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी, इसीलिए ये क्वेश्चन कवर किया गया था। यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का। 3 टर्म्स होती है जिनमें लोग आमतौर पे कंफ्यूज रहते हैं। एक है इंग्लैंड, एक है ग्रेट ब्रिटेन, और तीसरा है यूके। तो इन तीनों में क्या फ़र्क रहता है? देखिए, जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो ये वाला जो एरिया है ये है इंग्लैंड। अगर हम सिर्फ इंग्लैंड की बात करते हैं तो हम सिर्फ इस एरिया की बात करते हैं। ये है वेल्स और ये है स्कॉटलैंड। अगर इंग्लैंड में वेल्स और स्कॉटलैंड को शामिल किया जाए तो ये वाला पूरा एरिया बनता है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन इसका एक और पार्ट ये भी है, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड, ये आयरलैंड का द्वीप है, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो हिस्सा है ये ब्रिटेन के अंतर्गत है, यूके के अंतर्गत है। तो इन चारों को मिलाकर जो बनता है वो बनता है यूनाइटेड किंगडम। देखिए, इस एग्रीमेंट की बात करें तो 2025 में ये साइन हुआ था। इसमें 99% जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं उनको टैरिफ फ्री जो है एक्सपोर्ट कर पाएंगे इंडिया के लोग वहाँ पर। इसका जो टारगेट है वो $100 बिलियन है, दोनों कंट्रीज का ट्रेड करना 2030 तक। इससे इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जो मछलियों का उत्पादन करते हैं, वर्कर्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखिए, यूके पहला कंट्री है जिसने 2008 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके 2027 के बाद तंबाकू खरीदने पर बैन लगा दिया है। मतलब वो किसी भी दुकान पर जाकर 2027 के बाद से तंबाकू नहीं खरीद सकते। यूके की बात करें तो यहाँ के जो किंग है वो है चार्ल्स तृतीय, और यहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो बनेंगे एंडी बर्नहाम, और ये रिप्लेस करेंगे कीर स्टारमर को। अगला सवाल है कि कौन से इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं जो 8 मंथ के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स के साथ। वो जाएंगे सोयूज MS-29 रॉकेट में कजाकिस्तान से। तो इनका नाम जो है वो है अनिल मेनन। इनके जो फादर है वो केरला से बिलोंग करते थे, और ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन है। रिसेंटली ये सोयूज MS-29 रॉकेट से स्पेस में यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो अनिल मेनन इनका नाम है। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जो कि पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट, 100 टी20 विकेट और 150 ओडीआई विकेट्स लिए हैं। तो ये जसप्रीत बुमराह जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, इन्होंने रिसेंटली ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल है कि किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट है यून सुक योल, जिन्हें 2 साल की सज़ा रिसेंटली दी गई है। तो देखिए, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, और ये आप साउथ कोरिया यहाँ पे देख सकते हैं। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल, और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है ली जेई म्यूंग। तो ये जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, इनको ओपिनियन पोल की जो सर्विसेज है वो इन्होंने इलीगली रिसीव करी थी। इस कारण इन्हें जो है वो गिल्टी पाया गया था कोर्ट द्वारा, और अब इन्हें 2 साल की सज़ा दी गई है। बात करें साउथ कोरिया की, तो ये पहला देश था जिसने 5G सर्विसेज अपने देश में लॉन्च करी थी। दुनिया में पहला देश ये बना था, और इसने यूएसए के साथ फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज भी रिसेंटली की थी। इसने यूएसए को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मोनोनगुआ, ये इनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने रिसेंटली दिया था। अगला सवाल है कि कौन सी वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है अपना नाम लॉर्ड ऑनर्स बोर्ड में शामिल करवाकर। तो रिसेंटली 10 जुलाई से जो टेस्ट खेला गया था उसमें इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ये टेस्ट हुआ था। पहला टेस्ट जो लॉर्ड स्टेडियम में खेला गया था, इसमें इंडिया ने इंग्लैंड को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। इसमें जो क्रांति गौड़ हैं इन्होंने 5 विकेट्स लिए थे, और इसी के लिए इनका जो नाम है लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड में शामिल किया गया था। अगला सवाल है इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल को लेके, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था।
तो ये पेट्रोल में मिक्स करना कब से शुरू किया गया था? देखिए ये ऑफ़िशियली 2004 से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें इथेनॉल को ब्लेंड किया गया था पेट्रोल में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है क्या? तो ये जो है वो फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। बायोमास में जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब शामिल होते हैं, क्रॉप्स इसमें शामिल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती हैं। क्रॉप्स को जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू गुज़ारा जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है और फिर बनता है इथेनॉल। बाद में इस इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ और फिर इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेट्रोल स्टेशंस पे जहाँ पे ये E10, E20 इस तरीके का पेट्रोल जो है वो पेट्रोल स्टेशन पे बेचा जाता है। 2001 में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्य शुरू किया गया था। उस टाइम पे 5% ब्लेंडिंग जो है वो मैंडेटरी थी और ये स्लोली आगे बढ़ता गया। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने काफ़ी इसमें जो है वो तेज़ी दिखाई इस कार्य में और 2022 में इंडिया ने 10% का जो ब्लेंडिंग टारगेट है उसे अचीव किया और 2025 में 20% का टारगेट भी अचीव किया, जो कि 2030 के टारगेट से 5 साल पहले ही इंडिया ने अचीव किया गया था। वर्तमान में जो इश्यू आ रहा है वो आ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि इससे माइलेज में रिडक्शन आ रही है और लोगों की कार जो है इससे डैमेज बहुत ज़्यादा हो रही है। बात करें इथेनॉल किस लिए हेल्पफुल है इंडिया के लिए, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इससे इंडिया को जो इम्पोर्ट्स है वो काफ़ी कम करने पड़ते हैं और इससे इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो काफ़ी ज़्यादा बचते हैं। इसके अलावा ये फार्मर्स को सपोर्ट करता है क्योंकि फार्मर्स जो भी फसल उगाते हैं जैसे राइस या फिर कोई भी और प्रोडक्ट्स हैं जो कि इथेनॉल बनने में मदद करते हैं, वो एफसीआई के पास जो एक्स्ट्रा स्टोरेज होते हैं उनको लेकर इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो फार्मर जो है जितनी ज़्यादा क्रॉप उगाएँगे, उसको इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज़ किया जा सकता है। इससे फार्मर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को भी कम करेगा क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स कम यूज़ होंगे तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट भी कम होगा। बात करें इथेनॉल का वर्ल्ड लीडर कौन है, तो वो है ब्राज़ील जहाँ पे 100% इथेनॉल की जो गाड़ियाँ हैं वो भी चलती है और 100% इथेनॉल जो पेट्रोल पंप्स है या इथेनॉल पंप्स है वो भी वहाँ पे देखे जाते हैं। अगला सवाल है कि स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर जो कि थीम था वर्ल्ड स्किल्स डे का, तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया था? तो ये जो है वो 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड स्किल्स डे। इसका थीम था स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। अगला सवाल है कि रिसेंटली सेंट्रल विस्टा एरिया जो कि जिसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है कर्तव्य भवन, तो ये एरिया किस शहर में स्थित है? तो देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा जिसके तहत न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो बनाई गई थी। तो सेंट्रल विस्टा एरिया जो है वो पार्लियामेंट के आसपास का ही एरिया है और ये न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि रिसेंटली कितनी सैपलिंग सैपलिंग जो है वो छोटे पौधे होते हैं जिनको कहीं भी और किसी स्थान पर भी लगाया जा सकता है। तो कितने सैपलिंग जो है वो सिटी ऑफ अहमदाबाद द्वारा प्लांट किए गए हैं जिसने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली बनाया है। तो रिसेंटली अहमदाबाद ने जो है वो आसाम का रिकॉर्ड तोड़ा है और 1 घंटे में इन्होंने 3.61 लाख सैपलिंग जो है वो रिसेंटली लगाए। बात करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो सर ह्यूग बीवर इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया था 1955 में ताकि आर्गुमेंट्स और डिबेट्स को सेटल किया जाए। बार आर्गुमेंट्स को बेसिकली जहाँ पे लोग शराब पीते हैं वहाँ पे जो आर्गुमेंट्स होती हैं उनको सेटल करने के लिए ये बुक शुरू की गई थी। 2008 से ये जो फ्रेंचाइजी है वो जिम पैटिंसन ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज ओन की जाती है और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। वर्तमान में 53,000 रिकॉर्ड जो है वो इसमें लगभग शामिल है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड का फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स गैलरी कहाँ पर बनेगा? तो रिसेंटली इसकी घोषणा की गई थी, ये हल्द्वानी में बनाया जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ की जो कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, जिम कॉर्बेट जो कि इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है और राजाजी टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थित हैं। उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी को लागू किया था और इन्होंने जो है वो मदरसा बोर्ड को बंद करके एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन अथॉरिटी माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी जो कि माइनॉरिटी एजुकेशन को उत्तराखंड में रेगुलेट करेगी। अगला सवाल है कि उनसा क्यूमिन और उनसा फेनल यानी उनसा सौंफ और उनसा जीरा तो ये किस
राज्य के 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग रिसेंटली मिला है। तो ये गुजरात के प्रोडक्ट्स हैं और इनको रिसेंटली जीआई टैग जो है वो दिया गया है। जीआई टैग की जब हम बात करें तो ये जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है और 2004 में दार्जिलिंग टी सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था और ये वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट था। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।